बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की कुर्बानियों को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। 26, 27, 28, 29 और 30 जून, जो जून के आखिरी 4-5 दिन हैं, इनके इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। ये टोटल तकरीबन 28 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम नरेंद्र मोदी का जो इजिप्ट का विजिट है उसको भी डिस्कस करेंगे, नरेंद्र मोदी का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विजिट है उसको भी डिस्कस करेंगे, यूरोपीय यूनियन को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की आईएमएफ डील भी इसके अंदर डिस्कस होगी, और दूसरे जितने भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस किए जाएंगे। ये करंट अफेयर सीरीज की 26th वीडियो है, और इंशाल्लाह अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको तमाम कंपेटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर्स के पोर्शन को हैंडल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। न सिर्फ आप वन पेपर एमसीक्यूज बल्कि करंट अफेयर्स के जो आपका सीएसएस का पेपर है इंशाल्लाह ये आपको उसके अंदर भी हेल्प करेगा। तो इससे पहले अगर आपने वीडियो चैनल मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो वो काम करने के लिए एक मोटिवेशन होती है, एक इंस्पिरेशन होती है, जिससे हमें फर्दर इस तरीके का जो क्वालिटी कंटेंट है वो प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट फ्राहम होती है। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका deployed nuclear power aircraft carrier USS Ronald Reagan near which country? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया में अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं उन्हें मिलिट्री एड प्रोवाइड करता रहता है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट जिसका नाम यूएसएस रोनाल्ड रीगन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, उनके नाम के ऊपर ये एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया है, किस कंट्री में भेजा है ये एयरक्राफ्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है वियतनाम। जैसा कि आप जानते हैं कि वियतनाम इंडो पैसिफिक ओशन में मौजूद है, और इंडो पैसिफिक ओशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अपने मफादात हैं, क्योंकि यहाँ यूएस चाहता है कि वो चाइना को काउंटर करे। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस ने यहाँ पे एक तो क्वाड है और इसके साथ साथ ऑकस है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी स्टैब्लिश की हैं। इनके अलावा यहाँ पे ताइवान को लेके भी जो यूएसए है उसका एक मौकफ है, और ऊपर जापान भी यूएसए का एलाय है। तो लिहाजा इंडो पैसिफिक ओशन की इस पूरी बेल्ट को लुक आफ्टर करने के लिए यूएसए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो अपने मिलिट्री मिशन हैं और मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो भी सर अंजाम देता रहता है। तो ये रिसेंट एक मूव है यूएसए की तरफ से, उन्होंने वियतनाम को चाइना के खिलाफ मदद करने के लिए उनके लिए स्पेशल एक एयरक्राफ्ट भेजी है जिसका नाम यूएसएस रोनाल्ड रीगन है। Who has been elected as Greece प्राइम मिनिस्टर? यूनान जो कि खबरों में अक्सर आता रहता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो है। हाल ही में वहां पे दोबारा इंतखाबात हुए, इलेक्शंस हुए हैं, और इन इलेक्शंस के नतीजे में जो ऑलरेडी वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे वही एक नई टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए। उनका नाम है कैरियाकोस मित्सू ताकिस। ठीक है, ये उनकी राइट विंग के पॉलिटिशियन है, और पहले भी इनकी पार्टी की हुकूमत है, अब दोबारा इनकी इन्हें एक दफा फिर से गवर्नमेंट मिली है यूनान में, और ये 4 साल गवर्नमेंट होती है, यानी ये 2023 से लेके 2027 तक के यूनान के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। यूनान का कैपिटल एथेंस है। नेक्स्ट, व्हेन डिड नरेंद्र मोदी विजिटेड इजिप्ट? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीक में नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विजिट किया था, और ये 4 दिन का विजिट था जो कि 20 जून से स्टार्ट हुआ था, 20 से लेकर तकरीबन 24 जून तक ये विजिट था। जहां पे नरेंद्र मोदी के जो बाइडेन के साथ डायरेक्ट मुलाकात हुई, वहां पे इन्होंने कांग्रेस से भी खिताब किया, एलॉन मस्क से भी इनकी मीटिंग हुई। जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टी कंपनीज है उनके हेड्स भी आके नरेंद्र मोदी को मिले थे। तो वहां से वापसी पर नरेंद्र मोदी ने इजिप्ट का विजिट किया है, और ये कब विजिट हुआ है? ये हुआ है संडे 25 जून को, और ये नरेंद्र मोदी का पहला बाज़ाब्ता विजिट था इजिप्ट, जो कि मुसलमानों का अफ्रीका के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं आबादी के एतबार से उनका सबसे बड़ा मुल्क है। और पिछले काफी अरसे से इजिप्ट ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसके इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस है वो बेहतर हो जाए। उसकी बहुत सारी वजूहत है, जिनमें सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि इजिप्ट पहले यूक्रेन और रशिया के ऊपर रिलाय करता था वहां से ग्रेन इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन जब यूक्रेन और रशिया वॉर लगी है तो इजिप्ट और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में जो अजनास है, जो ग्रेन है, उसकी काफी कमी हो गई थी। चुनाचा इजिप्ट अब इंडिया की तरफ देख रहा है ताकि वो रिप्लेस कर सके यूक्रेन और रशिया को। इस सिस्टम में जो ब्रिक्स है वहां पे भी इजिप्ट चाहता है कि किसी तरीके से उसे ब्रिक्स के अंदर शमूलियत मिल जाए, और इस सिलसिले में वो अपनी कोशिशें तेज कर रहा है। और पिछले दिनों हमने ये देखा था कि जो साइरल रामाफोसा हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, उनकी क़यादत में जो अफ्रीकन नेशंस का एक वफ्द गया था
था यूक्रेन और रशिया में, वहां पे भी इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद थे, ताकि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो किसी तरीके से कम हो सके और जो अनाज की सप्लाई है दुनिया भर को वो बहाल हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा विजिट है, बहुत बड़े एग्रीमेंट्स हुए इसके अंदर, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एग्रीमेंट्स भी हैं, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एग्रीमेंट्स भी हैं, इसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी एग्रीमेंट्स हुए हैं। और ये बहुत बड़ा जो ट्रेड पार्टनर बनने जा रहा है इजिप्ट अब इंडिया का। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? मौजूदा जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो मौजूदा इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम अब्दुल फतेह अल सीसी है। अब्दुल फतेह अल सीसी की नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है हाल ही में, जब पेरिस के अंदर एक ग्लोबल समिट था जिसमें शहबाज शरीफ भी गए थे। वहां पे शहबाज शरीफ की भी अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात हुई थी। और जो COP27 का इजलास हुआ था ये शर्मुल शेख में हुआ था। और शर्मुल शेख जो है वो इनका ही सिटी है, इजिप्ट का सिटी है। वहां पे शहबाज शरीफ को जो है वो वहां पे इनको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, नाइब इलेक्ट किया गया था COP27 की मीटिंग के लिए। तो अब्दुल फतेह अल सीसी करंट प्रेसिडेंट है इजिप्ट के। नेम द अवार्ड बेस्टोर्ड टू मोदी बाय इजिप्ट? जब इजिप्ट में गए हैं मोदी तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा उन्हें वेलकम किया गया है, और वहां वेलकम करते उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड से नवाजा गया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। विच यूरोपियन यूनियन कंट्री इज बैडली फेसिंग क्लाइमेट चेंजेस? अब दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज है वो एक हकीकत है। और पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसके मुताबिक जो बर आजम यूरोप है, यानी यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, ये क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। और इसमें इनका जो सदर्न पेनिनसुला का कंट्री है स्पेन, ये सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। और 2022 का जो साल था ये हॉटेस्ट एवर ईयर रिकॉर्ड किया गया था स्पेन की तारीख में। और इस वीक में जो स्पेन के अंदर जो टेम्परेचर है वो 48 सेंटीग्रेड तक प्रेडिक्ट किया गया है, और कुछ इलाकों में 44 सेंटीग्रेड तक प्रेडिक्ट किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा टेम्परेचर है अगर हम स्पेन जो कि एक यूरोपीय कंट्री है उसके हवाले से देखें। और एक हीट वेव वहां पे आई हुई है जिसकी वजह से यूरोप के ममालिक जैसे इटली है और स्पेन है, पुर्तगाल है, ये बड़े बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं। स्पेशली वो तमाम ममालिक जो कि सदर्न पट्टी के ऊपर मौजूद है, यानी यूरोप के जो जनूबी ममालिक हैं वो तमाम के तमाम कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू मोहम्मद बिन सलमान, न्यूम विल कम्पीट विद सिटी? जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूम जो कि एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं कि ग्लोबल प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया का, और ये एक लाइन प्रोजेक्ट है, यानी एक लाइन में सिटी बनाया जाएगा। और इसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान काफी रिलाई कर रहे हैं, जो उनका विजन 2030 है, सऊदी अरेबिया का विजन 2030, उसके मुताबिक इस शहर की तामीर की जा रही है और बिलियन ऑफ डॉलर्स इसके ऊपर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो हमारा सिटी नियोम होगा ये मियामी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक सिटी है, उसको कम्पीट करेगा तमाम हवालों से। Which smart city will be the first of its kind with no roads, cars and carbon emission? ये जो नया सिटी बनने जा रहा है नियोम, इसके मुतालिक मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि यहाँ पे कोई सड़क नहीं होगी, कोई गाड़ियां नहीं होगी, हेंस कोई कार्बन इमिशन नहीं होगी। तो आजकल जो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया भर में गुफ्तगू होती है, तो ऐसे में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। और नियोम ऐसा सिटी बनने जा रहा है जिसके अंदर रोड्स, कार और कार्बन इमिशन नहीं होगी। According to Global Forest Watch, which country lost Switzerland size rainforest last year? पिछले साल दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसने स्विट्जरलैंड के रकबे के मुताबिक अपना जो रेन फॉरेस्ट है वो खो दिया है, प्रॉबेबली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जंगलात के बेदरेक कटाव की वजह से और माहौलियाती तब्दीली की वजह से। ये मुल्क कौन सा है? तो ये जो बरआज़म है साउथ अमेरिका, उसका कंट्री है ब्राजील। Next, every living former United States president are direct descendants of slave holders except। ये इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें डाटा चेक किया गया है कि तमाम जो लॉ मेकर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, चाहे उनका ताल्लुक रिपब्लिकन से हो या डेमोक्रेट से हो, उनके अबाव अजदाद गुलाम थे या नहीं थे। जैसा कि हम जानते हैं कि 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुलामी अपने उरूज पर थी। तो और उससे पहले भी गुलामी थी वहां पे। तो वहां पे अब ये रिपोर्ट जिसके मुताबिक देखा गया है कि इस वक्त जितने भी जिंदा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, जिनके अंदर मौजूदा जो बाइडेन है, प्रीवियस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, उससे पीछे बाराक ओबामा है, उससे पीछे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, उससे पीछे जो है वो बिल क्लिंटन है, जिमी कार्टर भी अभी तक जिंदा है। तो ये जितने भी उनके लिविंग प्रेसिडेंट्स हैं उनमें से तमाम के तमाम जो है वो उनके आबाओ-अजदाद का ताल्लुक उन गुलामों के खानदान से है, सिवाय एक प्रेसिडेंट के। वो प्रेसिडेंट कौन से हैं? वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के अलावा आप देखें बाकी उनके जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो डायरेक्ट उस स्लेवरी का शिकार हुए थे। When will बेंजामिन नेतन्याहू विजिट चाइना? बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत आई थी 29 दिसंबर को 2022 में। इससे पहले नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर थे। जो एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है पॉलिटिक्स का इसराइल के अंदर। तो अब
जब से इनकी हुकूमत आई है तब से लेके अब तक यूएसए ने बेंजामिन नेतन्याहू को ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया। तो बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं और टेंशन बहुत ज्यादा है ताल्लुकात को लेके यूएसए के दरमियान और इसराइल के दरमियान। तो अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने कंफर्म किया है कि वो चाइना विजिट करने जा रहे हैं और उन्होंने इसकी इत्तला बाकायदा अमेरिका को भी दी है और अमेरिका को ये पावर करवाया है कि हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात भी जरूरी हैं। और कब जा रहे हैं ये विजिट करने के लिए, ये जुलाई 2023 में विजिट होगा। इसराइल में एक और इशू भी इस वक्त करंट अफेयर का एक इशू है और वो है इसराइल के अंदर जो जुडिशल रिफॉर्म्स हो रही हैं। और ये देखें जो करंट अफेयर्स का पेपर आ सकता है किसी हो सकता है कि अगले सालों में आप ये क्वेश्चन पेपर के अंदर देखें। 3 ममालिक इस वक्त जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। एक इंडिया बात कर रहा है, साथ ही में पाकिस्तान भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है और तीसरा मुल्क इसराइल जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इन तीनों ममालिक की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी अगर हम जुडिशरी से मुतालिक उनके जो ख्यालात हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको इनके अंदर कॉमन मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज जुडिशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, पाकिस्तान एंड इसराइल एंड हाउ पाकिस्तान विल अफेक्ट फ्रॉम दीज जुडिशल रिफॉर्म्स। तो ये इस पर आय के अंदर भी एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। बहरहाल हमने तो यहाँ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को स्टडी करना है। तो बेंजामिन नेतन्याहू जुलाई 2023 के अंदर विजिट करने जा रहे हैं चाइना का। नेम द फर्स्ट फ्रेंच नेशनल टू हैव क्लाइंब ऑल 14 पीक्स अबव 8000। जितनी भी 8000 पीक्स हैं, 8000 मीटर की बुलंद 14 चोटियां हैं, फ्रांस की पहली ऐसी शहरी हैं जिन्होंने इन्हें सर कर लिया है और वो फीमेल है, उनका नाम है सोफी लावुड। और ये पहली नेशनल बन गई हैं जिन्होंने तमाम 14 की 14 चोटियों को सर कर लिया है। Which was the last East Asian country that still using old method of calculating baby's age? ईस्ट एशिया का एक आखिरी कंट्री था जो कि अब वेडनेसडे से ये जो उनका एज कैलकुलेट करने का तरीकाकार है उसे खत्म करने जा रहा है। यानी वो एज कैलकुलेट करते थे जब बेबी पैदा होता है तो उससे पहले माँ के पेट के अंदर भी उसने जितना अरसा गुजारा है तो वो उस अरसे को भी एज के अंदर कैलकुलेट करते थे। ये कंट्री कौन सा था? ये कंट्री था साउथ कोरिया। और अब वहां पे बकायदा ऐलान कर दिया गया है कि अब वहां से जो एज कैलकुलेट करने का तरीकाकार होगा वो बाकी दुनिया की तरह होगा, यानी डेट ऑफ बर्थ ही एक्चुअल डेट होगी, वहीं से उम्र कैलकुलेट की जाएगी बर्थ की डेट से। और ऐसे में वहां पे खुशी की एक लहर दौड़ गई है क्योंकि पूरे मुल्क की आबादी बैठे की जो एज हैं वो तकरीबन 1 साल कम हो गई है। नेम द चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी चीफ ऑफ रशिया। रशिया चूंकि आजकल खबरों में इन है और हाल ही में जो प्रागोजिन की जो नाकाम बगावत हुई है बाद में वो वहां चले गए हैं, बेलारूस चले गए हैं। तो वहां के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जनरल वलीरी गेराजिमोव। और ये प्रागोजिन का एक मंसूबा था कि वलीरी गेराजिमोव को किसी तरीके से उठा लिया जाए, यानी उन्हें किडनैप कर लिया जाए और प्यूटन के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ाया जा सके। बहरहाल वो चीज आगे नहीं बढ़ सकी। The official talks on Nagorno-Karabakh issue backed by United States of America started on। ये आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान एक बहुत बड़ा तनाज़ा है नगोर्नो काराबाख। इसका पहले जो सिक्योरिटी गारंटर था वो रशिया था, लेकिन रशिया में अब अपने चूंकि हालात खराब है तो अब यूएस से एक नया सिक्योरिटी गारंटर के तौर पे आया है। और वाशिंगटन के अंदर 3 रोजा मुज़ाकरात चल रहे हैं नगोर्नो काराबाख के इशू को लेकर दोनों ममालिक के अंदर। ये जो मुज़ाकरात है ये 27 से लेकर 29 जून तक ये मीटिंग हुई है। नेम द वर्ल्ड सेकंड मोर ट्रेडेड करेंसी। दुनिया की दूसरी बड़ी ट्रेडेड करेंसी कौन सी है? पहली तो डॉलर है, जो दूसरी है वो यूरो है। यूरोपीय यूनियन के जो 27 ममालिक है वो इसमें ट्रेड करते हैं और इससे बाहर भी ट्रेड जो है वो यूरो के अंदर की जाती है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक? जो यूरोपीय यूनियन का सेंट्रल बैंक है, यानी यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 ममालिक का जो सेंट्रल बैंक बनाया गया है, इसी तर्ज के ऊपर ब्रिक्स ने भी अपना एक सेंट्रल बैंक बनाया था। और ओआईसी को भी कहा जाता है कि इसी तर्ज के ऊपर एक बनाया जाए, यानी कि जो कि कारगर भी हो। तो ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? इनका नाम है क्रिस्टियानी लगार्ड। और क्रिस्टियानी लगार्ड हाल ही में खबरों के अंदर है क्योंकि इन्होंने पहले एक तजवीज दी थी कि हमें एक डिजिटल करेंसी बनानी चाहिए जो कि यूरोपीय यूनियन के तमाम जो कंट्रीज हैं वो इसको इस्तेमाल करें। अब इनकी तजवीज के ऊपर यूरोपीय यूनियन बड़ी तेजी से काम कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यूरोपीय यूनियन मिलकर एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दे। नेम द न्यू पॉलिसी अप्रूव बाय ईसीसी फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी के वजीर मुमलिकत है मुसद्दिक मलिक, उनकी क़यादत में ईसीसी ने एक नई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की पॉलिसी अप्रूव कर दी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी 2023। ये है क्या? बेसिकली दुनिया भर में जितने भी ममालिक ऑयल और पेट्रोल दूसरे कंट्रीज में जाके बॉन्ड्स के ऊपर उनके जो ज़खायर हैं वो सेव करते हैं, तो इस तरीके से पाकिस्तान अब उन कंपनीज को अलाउ करेगा कि वो पाकिस्तान में आएँ
और बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी के तहत वो यहाँ पे आके ऑयल और पेट्रोल को स्टोर करें, और जो लोकल बैंक्स हैं उनके अंदर अपने अकाउंट्स ओपन करवाएं, ताकि जो लोकल बैंक्स है वो इन्हें पीकेआर के अंदर या यूएसडी के अंदर जो है वो पेमेंट्स कर सकें, और यूं जो फॉरेन रिजर्व्स है उनके ऊपर भी थोड़ा सा यानी कि प्रेशर जो है वो कम होगा, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी इस नतीजे में पाकिस्तान में आएगी। मुसद्दिक मलिक इससे पहले भी कुछ 3-4 अच्छी चीजें कर चुके हैं, जैसे तापी का जो प्रोजेक्ट है तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, उसका रिवाइवल हुआ है। अजरबैजान का जो प्रोजेक्ट है उसका रिवाइवल हुआ है। ईरान के साथ पशीन बॉर्डर के ऊपर पशीन बॉर्डर के ऊपर भी रिवाइवल हुआ है, और रशिया के साथ भी ऑयल की ट्रेड हुई है। तो ये कुछ फॉरेन जो हमारे खारजा पॉलिसी के अंदर कुछ आप कह सकते हैं कि हमारी एक हमें एक रोशनी दिखाई दे रही है, एक नई किरण दिखाई दे रही है कि मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान एंड आईएमएफ रीच स्टाफ लेवल स्टैंड बाय एग्रीमेंट ऑफ, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया है पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान, और ये हुआ है शहबाज शरीफ की जाती काविशों की मदद से, ऐसा कहना है बहुत सारे लोगों का। और आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है ये 3 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है, जो कि किस्त वाइज पाकिस्तान को मिलेगा 9 मंथ के लिए, और 29 जुलाई को ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। Recently, FIFA announced new host of Under-17 Football World Cup 2023 instead of Peru. पेरू को पहले मेजबानी देगी थी फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की, लेकिन अब पेरू से ये मेजबानी वापस लेके दे दी गई है इंडोनेशिया को। याद रखें कि लास्ट ईयर कतर के अंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि 2022 का, जिसे आप वर्ल्ड कप कहते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो जीत गए थे, यानी कि फतह नसीब हुई थी अर्जेंटीना को, ठीक है। और जो रनर अप था वो था फ्रांस, और फ्रांस के जो किलियन मबापे थे वो बेस्ट प्लेयर, उन्हें का अवार्ड दिया गया था। तो ये फुटबॉल वर्ल्ड कप से रिलेटेड अंडर 17 की खबर है कि अंडर 17 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है 2023 का, ये फीफा ने अब इसकी मेजबानी शिफ्ट कर दी है। अब ये मेजबानी पेरू के बजाय जाएगी इंडोनेशिया को। पाकिस्तान वन डैश गोल्ड मेडल्स इन स्पेशल समर ओलंपिक्स 2023 बर्लिन जर्मनी के अंदर समर ओलंपिक्स चल रहे हैं। समर ओलंपिक्स कौन से? स्पेशल समर ओलंपिक्स। एक तो 2020 के समर ओलंपिक्स है जो कि टोक्यो में हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स उसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो होने वाला है वो पेरिस में होगा, पेरिस ओलंपिक्स उसे कहा जाएगा। याद रखें ओलंपिक्स दो तरह के होते हैं, एक विंटर ओलंपिक्स होता है और एक समर ओलंपिक्स होता है। तो जो ओवरऑल ओलंपिक्स यानी कि बड़ी गेम्स होती हैं वो समर की ही होती हैं, फिर विंटर के जो होती हैं वो विंटर गेम्स होती हैं। टोक्यो में जो हुआ था 2021 में होना तो वो 20 में था, फिर कोविड की वजह से 21 में चला गया, वो समर ओलंपिक्स था। नेक्स्ट अब पेरिस के अंदर होगा। अब बर्लिन के अंदर एक स्पेशल समर ओलंपिक्स हो रहा है 2023 का, और इसमें पाकिस्तान ने रिप्रेजेंटेशन की और पाकिस्तान ने 10 गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। रिसेंटली विच यूएस स्टेट रिकॉग्नाइज दिवाली एज पब्लिक हॉलिडे? यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, उसके अंदर ऑलरेडी दिवाली को पब्लिक हॉलिडे के तौर पे मनाया जाता है। अब वहाँ की एक और रियासत है जिन्होंने पब्लिक हॉलिडे के तौर पे डिक्लेयर किया है दिवाली को, और वो रियासत है न्यूयॉर्क। नेम द डायरेक्टर ऑफ यूएन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर, यूएनओओएसए, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, यानी आउटर स्पेस के मुतालिक जो तहकीकात हैं उसके लिए जो डायरेक्टर नए तैनात किए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर वनीसा कैरी। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज के खिलाफ जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ये कब होता है? ये 26 जून को होता है। रिसेंटली डैश अनाउंस 17 बिलियन यूएस डॉलर ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट लिंकिंग एशिया एंड यूरोप। एक मुल्क है जी मशरक वुस्ता का जिसने एशिया और यूरोप को लिंक करने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट अनाउंस किया जो कि 17 बिलियन यूएस डॉलर का होगा। वो मुल्क कौन सा है? वो मुल्क है इराक। नेम द फर्स्ट एक्टिव वारशिप इंडिया गिफ्टेड टू वियतनाम। अब वियतनाम में एक तो यूएसएस रोनाल्ड रीगल आ रही है, दूसरा इंडिया ने भी अपनी पहली एक्टिव वारशिप तोहफे के तौर पे वियतनाम भेज दी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आईएनएस किरपान। तो आईएनएस किरपान इंडिया की तरफ से गिफ्ट की गई है। वेटरन एक्टर शकील पास्ड अवे ऑन, जो वेटरन मशहूर माजी के अदाकार थे, पीटीवी के बहुत पुराने लेजेंड थे शकील, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये जो डेथ हुई है ये 29 जून 2023 को हुई है। ले जी, ये थे करंट अफेयर्स डिटेल के अंदर हमने स्टडी किया। आई होप आपको समझ आई होगी और हेल्प मिलेगी फर्दर आपके जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।